2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी एक के बाद एक दो बड़ी गलती कर बैठे हैं। एक गलती तो साफ तौर पर नजर आ रही है और दूसरी गलती अप्रत्यक्ष तौर पर एक ऐसा काम हो गया है जो नरेंद्र मोदी जी को नुकसान देगा। वैसे तो बहुत कुछ चुनाव से पहले हो रहा है और चुनाव से पहले जो जो होता है उसका अपना एक रोल होता है चुनाव के अंदर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सतह पर आ जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उभर करके सामने आ जाती हैं और वो बड़ा नुकसान कर जाती हैं। और कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी के साथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो स्मूथ गाड़ी चल रही थी, ज्यादा तेज भगाने के चक्कर में वो गाड़ी लड़खड़ा रही है। एक ऐसा लगता है कि 400 पार बोल दिया गया और उस 400 पार को कैसे लेकर के आए, किस तरीके से करें, या उस 400 पार बोल दिया गया है लेकिन हालात 200 पार के भी नहीं है। तो ये सारी जो उधेड़ बुन है, इस सारी उधेड़ बुन के बीच में दो ऐसे काम हुए हैं जिससे नरेंद्र मोदी जी को 2024 के चुनाव में झटका लग सकता है। पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि दो बड़े ऐसे पहलू कौन कौन से हैं, दो बड़ी ऐसी चीज क्या है जो अब लोगों की जुबान पर चढ़ गई है। वैसे तो बहुत कुछ है और धीरे धीरे वो हिस्से भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नुकसान करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो बड़ी चीज हुई है, सबसे पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने मजा किरकिरा कर दिया है। इस वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के मोदी जी फायदे में कम और नुकसान में ज्यादा नजर आ रहे हैं। और यहां तक कि भाजपाई जो कार्यकर्ता है वो भी कह रहा है कि ये बेकार का मामला छेड़ दिया। इसको अगर ऐसे ही पड़े रहने देते तो ज्यादा केजरीवाल के जो कार्यकर्ता हैं या समर्थक है उछल कूद नहीं करते, लेकिन अब छेड़ दिया गया है तो अब ये उछल कूद करने पर आ गए। मैं आपको जो है ये जो बातें बता रहा हूं, जो इस वक्त पब्लिक में जोर से चर्चा में है, वो बातें मैं बता रहा हूं। इस वक्त में दिल्ली के अंदर बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो खट्टा खट्टा हो गया है। उसका मन जो है वो इस वक्त में खट्टा खट्टा हो गया है कि ये ठीक नहीं किया, इसको रहने देते ऐसे ही तो शायद ज्यादा बेहतर था। लेकिन छेड़ करके अब कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। पब्लिक में क्या जा रहा है? पब्लिक में जा रहा है कि पैसे लेकर के केजरीवाल को फंसा दिया है। पब्लिक में अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो खत्म हो जाता शायद, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद और इलेक्टोरल बॉन्ड उसी के साथ साथ आ गए। और इलेक्टोरल बॉन्ड में यह भी पता चल गया कि जो अरविंदो फार्मा कंपनी का डायरेक्टर है शरद चंद्र रेड्डी, जो कि अरविंद केजरीवाल के केस में सरकारी गवाह बन गया, जिसकी गवाही के ऊपर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। हालांकि और कई पहलू है लेकिन बड़ा पहलू वो है। तो अब पब्लिक के बीच में परसेप्शन ये जा रहा है, पब्लिक के बीच में परसेप्शन ये जा रहा है कि एक आदमी है 60 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे दिया, वो सरकारी गवाह बन गया और केजरीवाल के नाम का जो है वो उसने केजरीवाल का नाम ले दिया, खुद बच गया और उसके बाद में केजरीवाल अंदर है। तो एक ये पहलू है जिस पर हम बात करेंगे। दूसरा पहलू जो प्रत्यक्ष तौर पर कितना है वो अभी जांच में पता चलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर अगर वो मोदी जी उसमें है या भाजपा उसमें है तो चुनाव में उसका असर जरूर है। मैं बात कर रहा हूं मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई है और उसको लेकर के जो खबर निकल करके सामने आई है, अगर आप इस चीज को स्मेल कर नहीं पा रहे हैं, इस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप शायद गलतफहमी में हैं। मुख्तार अंसारी की मौत ने एक तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर
बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, जी टीम, जेड टीम, जो टीम थी वो सारी टीमें ध्वस्त कर दी हैं। और अब एक मुश्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो वोट पड़ेगा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को। वरना उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में किस किस तरफ जो है वो वोट बंटता आपको मालूम है। और उत्तर प्रदेश में बस एक कमी इंडिया गठबंधन को सुधारनी होगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सुधारनी होगी, वो ये कि कैंडिडेट सही से आप सिलेक्शन करिए। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हो रहा है उसमें जो उठापटक है वो आपका मजा किरकिरा कर देगी, वो आपका मजा खराब कर देगी। कैंडिडेट का सिलेक्शन ठीक से करिए, क्योंकि कभी नाम किसी का चल रहा है, फिर कभी का नाम जो किसी का उठ रहा है। तो या तो अंडरस्टैंडिंग करके वो बैठाइए उनको। बीजेपी के अंदर मैं देख रहा था, राजेंद्र अग्रवाल है मेरठ से, सॉफ्ट चेहरा है, सांसद थे, अभी इस लोकसभा के भी सांसद हैं, कोई बहुत कंट्रोवर्शियल चेहरा नहीं है। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल ने अपनी सीट खाली कर दी। किसके लिए? वो रामायण सीरियल के राम आए हैं अरुण गोविल, उनके लिए खाली कर दी। और मजे की बात मैं ये देख रहा था कि वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो के अंदर बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं वो एक गीत गा रहे हैं, लेना होगा जन्म हमको कई कई बार। ये गीत गा रहे हैं, वो ये गाना गा रहे हैं। और वो गाने में जहां वो लड़खड़ा रहे हैं या अगला जो नुक्ता है उसको भूल जा रहे हैं, तो उसको पूरा करने का काम अरुण गोविल कर रहे हैं। उसके बाद वहां पर ताली बज रही है। ये मैं केवल एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। इंडिया गठबंधन के लिए एक देखना चाहिए, सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है अपने विरोधियों को केवल इग्नोर करके रखें। अच्छी कोई चीज है तो उसको सीखिए भी। इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के अंदर ऊपर से लिस्ट आ गई, ऊपर से नाम आ गया, तो आप कितनी बड़ी शख्सियत है, कितनी बड़ी हैसियत है आपकी, कितना ही कुछ है आपने किया है, सब कुछ भूल जाइए, अपने घर बैठ जाइए, उनके पीछे लग जाइए आप। मैं आपको एक और नाम बताता हूं चौंकाने वाला, संघमित्रा मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की है संघमित्रा मौर्य, और संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया। सबको पता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से मोर्चा खोला हुआ है, तो संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं मिलने वाला है, नहीं मिला। लेकिन इस वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन से उनको उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन से उनको समर्थन मिलेगा और जाहिर तौर पर मिलेगा। लेकिन बेटी अभी भी वहीं पर है, टिकट कट गया तब भी वहीं पर है, और जो अभी उम्मीदवार को टिकट मिला है उनके पीछे पीछे रोड शो में खड़ी होकर के फूल बरसाने का काम कर रही थी। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी देखना होगा कि कहां वो लोग चूक रहे हैं। अमरोहा से जो है वो टिकट के लिए वहां पर सचिन चौधरी और ये लोग जो है वो पहले ताल ठोक रहे थे। पार्टी से ऊपर कैसे ताल ठोक लेते, पहले तो सवाल उनसे ही ये हो जाता है कि पार्टी ने जब टिकट डिक्लेयर नहीं किया कैसे आप अपनी हवा बनाने लग गए। फिर उसके बाद में अमरोहा से जो है वो दानिश अली सिटिंग सांसद, उनको कांग्रेस में शामिल करवा लिया गया, वो उधर चले गए। और अभी भी जो है वो तुकबंदी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही दोनों की। तो क्या ये सारी चीजें ठीक नहीं की जा सकती हैं? क्या कोई बैठ करके ये थोड़े से जो पेच लूज है इनको टाइट नहीं कर सकता है? लेकिन अब जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, मैं फिर से कहूंगा इस बात को, प्रत्यक्ष तौर पर मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं, ना ही मेरे पास में ऐसे कोई सबूत है कि मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे सीधे तौर पर भाजपा है या योगी आदित्यनाथ का हाथ है या नरेंद्र मोदी का हाथ है। प्रत्यक्ष तौर पर मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन ऐसा ही है। पब्लिक परसेप्शन अंसारी को मुख्तार अंसारी को लेकर के यही जा रहा है कि देखिए 63 साल के एक व्यक्ति, और जो आदमी पहले एक हफ्ते पहले चिट्ठी लिख करके कह रहा है कि मुझे धीमा जहर दे दिया गया है, उसकी जांच नहीं कराई गई, उसको अस्पताल नहीं भेजा गया और उसको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, और आज एक हफ्ते बाद उसकी जान चली गई। तो ये जो पब्लिक परसेप्शन है ना साहब, ये बड़ी बड़ी सरकारों को उखाड़ करके फेंक देता है।
और जब पब्लिक परसेप्शन एक बार बन जाए तो जितना मर्जी आप टीवी अखबार से विज्ञापन दे करके जैसा मर्जी जोर लगवा लीजिए, फिर चीजें उखड़ जाती हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोनों मुद्दे इस वक्त में मार्केट में है। केजरीवाल का मुद्दा, अंसारी का मुद्दा मार्केट में है, और केजरीवाल के मुद्दे ने एक ठहरे हुए पानी में हलचल पैदा कर दी है। केजरीवाल का मुद्दा केवल दिल्ली की 7 सीटों तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि दिल्ली के बाहर भी केजरीवाल का मुद्दा गूंजेगा, केजरीवाल का मुद्दा वहां तक भी पहुंचेगा। तो एक तो वहां तक है, और दूसरा मुख्तार अंसारी की मौत से एक किरकिरी हो गई है। लोगों को लग रहा है कि रमजान चल रहा है और ऐसे में एक शख्स, मैं आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी कानून की नजर में भले ही एक माफिया हो, उसका रिकॉर्ड भले एक माफिया का रिकॉर्ड हो, माफिया मुख्तार अंसारी भले ही जो है वो कानून और जो है वो टीवी मीडिया में ये नाम बोलता हो, लेकिन वहां पर अगर आप जाएंगे उसके इलाके में, बांदा मऊ के इलाके में अगर आप जाएंगे और बाकी के लोगों के साथ बात करेंगे तो बहुत सारे लोग मसीहा मुख्तार अंसारी भी कहते हैं। मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बात, अब पूछ करके देखिए, या जो दर्शक वहां के इस बात की जानकारी रखते हैं वो लोग कमेंट भी कर दे, ताकि और लोग भी जो है इस बात को पढ़ करके समझ सके कि हाँ बात सही है या नहीं है। मसीहा मुख्तार अंसारी और मसीहा मुख्तार अंसारी जो कि जेल के अंदर बंद, और मसीहा मुख्तार अंसारी के बेटे लगातार जो कहते रहे कि मुख्तार अंसारी को आप उत्तर प्रदेश की जेल के बाहर किसी और जेल में बंद करवाइए, इधर उत्तर प्रदेश में जान का खतरा है। लेकिन फिर देखिए साहब, अब से कुछ देर पहले मैंने खबर की तो मैंने उसमें आपको दिखाया 4 मिनट की रिकॉर्डिंग हो रही है, उस बातचीत की, आपस में पिता पुत्र की बातचीत हो रही है, और उधर से वो कह रहे हैं कि तबीयत इतनी खराब है कि 16 मार्च 18 मार्च से रोजे भी नहीं रख पा रहा हूं। फिर वो कह रहे हैं कि इतनी तबीयत खराब है कि पेशाब तक ठीक से नहीं जा पाता हूं। लेकिन उसके बाद में दूसरी तरफ से उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो कहते हैं कि आप जो है वो हिम्मत रखिए, हम सब एक साथ हज करने भी चलेंगे। और वो बातचीत लोगों के फोन में पहुंच रही है। हिंदुस्तान का जो डीएनए है ना, वो कुछ इसी तरीके का है, उसमें और कुछ चले ना चले, लेकिन ये इमोशनल अपील, ये धार्मिक जो एंगल है, ये बड़ा चल जाता है। अगर एक व्यक्ति जो है वो इस तरीके से था रमजान में, और वो फिर आप समझते हैं फिर उसका क्या कुछ जो है वो होता है। और इसके बाद में अब जो और बाकी की पार्टियां कूदने की तैयारी कर रही थी, अब कूदेंगी। हो सकता है कि फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव के तरीके से हम अल्पसंख्यक वोटों को देखें, जहां पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का भी मुस्लिम तबके के अंदर सुपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस को भी लोगों ने वोट नहीं दिया, ममता बनर्जी की तरफ एक तरफ वोट चला गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखिए, प्रियंका गांधी ने जोर शोर से मेहनत की, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। अब जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन। तो ये जो मुस्लिम तबके की वोट है, और उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसी सीट हैं जहां पर केवल और केवल मुस्लिम तबका ही तय करेगा कि किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी। और इसके बाद में कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है जो मौसमी पार्टियां या चुनाव के दौरान आकर के, या वो लोग जो निर्दलीय के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर वहां पर खड़े हो जाते हैं, उनके लिए गुंजाइश नहीं है। और उनके लिए गुंजाइश नहीं है, इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि एक तरफ जो वहां पर बिखरा हुआ वोट था वो एकजुट हो गया, और इधर जो एकजुट वोट था केजरीवाल की वजह से उस वोट में सेंधमारी हो गई। और अब वो पानी जो ठहरा हुआ पानी सा था, आराम से चल रहा था,
उसमें हलचल पैदा हो गई है, और हलचल जब पैदा हो गई है तो पानी छलकेगा और बाहर भी जाएगा। अब स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी जी, इसके बाद एक खबर आपको और बता दूं, कल ही संजीव भट्ट को 20 साल की सजा हुई है। एक खबर और सुन लीजिए, सोनम वांगचुक 21 दिन का अनशन करना पड़ा उनको, 21 दिन का। सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी, कोई सरकार की तरफ से गया नहीं। नमक और पानी के सहारे सोनम वांगचुक 21 दिनों तक -डिग्री टेम्परेचर में, -10 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर में रोजाना 1000-1500 लोगों के साथ में अनशन पर बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से ऐसी जो लिस्ट है जो लोगों के दिमाग में अटक रही है कि सब कुछ ठीक है लेकिन ये कुछ ज्यादा हो रहा है। और ये जो एक नॉर्मल न्यूट्रल वोटर होता है, देखिए एक बात को और समझिए आप, जो भाजपा का कट्टर वोटर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भाजपा को ही वोट देना है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, किसी तरीके से हो जाए, उसको बीजेपी को ही वोट देना है। और जो कट्टर कांग्रेसी वोटर है वो कांग्रेस को ही वोट करेगा। तीसरे नंबर पर रहे, चाहे दूसरे पर रहे, चाहे पहले पर आए, चाहे चौथे पर जाए, वो कांग्रेस को करेगा। ऐसे ही हर पार्टी का अपना अपना एक वोट बैंक होता है। केजरीवाल का एक अपना वोट बैंक है, अखिलेश यादव का एक अपना वोट बैंक है, ममता बनर्जी का एक अपना वोट बैंक है। ये सारे अपने अपने पार्टियों के वोट बैंक होते हैं। चुनाव में जो जीत और हार की लड़ाई होती है, किसी मान लो सीट के ऊपर अगर हम देखें तो 18%, 20% वोट जो है वो कांग्रेस का है मान लीजिए किसी सीट के ऊपर सीधी लड़ाई में, और करीब करीब जो है वो 30%, 40% जो है वो वोट वो बीजेपी का है। लेकिन चुनाव आते आते कांग्रेस का 20% वोट वो तो मजबूत रहता ही रहता है, और उसके साथ साथ बीजेपी का जो 40% का वोट था, 40% लोग बीजेपी को जो वोट कर रहे थे, उसमें भी सेंधमारी होकर के वो 30% तक आ गया। और कांग्रेस ने वो फ्लोटिंग वोटर जो था, फ्लोटिंग वोटर जिसको उसको कहा जाता है, न्यूट्रल वोटर उसको कहा जाता है, ना जो बीजेपी की तरफ जा रहा है ना कांग्रेस की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ जो है उसका 30% वोट है, कांग्रेस की तरफ उसका 20% वोट है। 50% वोट तय है किस तरफ जाना है। 50% लोग जब घर से निकलेंगे तो साफ है उनके मन में किसको वोट देकर के आनी है। लेकिन 50% लोग ऐसे रहते हैं, जब वोट देने के लिए निकलते हैं तो चलते चलते रास्ते रास्ते में मन बनाते हैं, या हाल में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो उनका मन बना देती है, या फिर कुछ इस तरीके से माहौल बनता है जो उनका मन बना देता है। और यही चीज जो है वो जीत और हार का अंतर पैदा कर देती है। अब सोचिए कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो अगर शायद नहीं होती तो मोदी जी को लेकर के जिस तरीके से अभी जो माहौल नजर आ रहा है वो शायद नहीं होता। अगर स्मूथ गाड़ी चलाते तो शायद झटके नहीं लगते तो कुछ कमानी या कुछ जो गाड़ी के अंदर है वो टूटता नहीं। लेकिन गाड़ी तेज भगाने की जो कोशिश की है, गाड़ी तेज भगा करके टारगेट पार करने की जो कोशिश की है, कई बार ऐसा होता है कि आदमी बहुत पीछे चला जाता है। और क्या वही गलती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? सवाल यह है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।